मैं नहीं समझती कि मुझसे कोई विस्तृत भाषण की अपेक्षा की जा रही है। इस विधेयक में अंतर्निहित सिद्धांत पर पहले ही ब्यौरेवार बहस हो चुकी है और उसे भारी बहुमत से स्वीकार किया जा चुका है। 15 महीने पहले मैंने एक विधेयक रखा था जिसमें राज भत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान था, और जैसा कि मैंने अभी कहा, उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत मिला था तथा राज्यसभा में एक वोट के चलते वह पारित न हो सका था। लेकिन वह मात्र कानूनी नुक्ताचीनी जैसी थी। जनता की इच्छा क्या थी, यह एकदम साफ था। इसलिए हमने उसे 6 सितंबर को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया। उसे उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, जिसने 15 दिसंबर को राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त कर दिया। ठीक उसी दिन मैंने सदन से कहा था कि सरकार समुचित संवैधानिक उपायों द्वारा राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। यह संकल्प हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी दोहराया गया है और उसे देश की जनता का भरपूर समर्थन मिला। इसलिए हम उस संकल्प की पूर्ति के लिए इस सदन के सामने आए हैं। सदन में जो विधेयक इस बार रखा गया है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए यह विधेयकों की तीसरी श्रृंखला है। जैसा कि सदन को मालूम है, इन सभी विधेयकों का उद्देश्य हमारे समाज में असमानताओं का कम करना है। स्वतंत्रता के बाद से हम पुरानी असमानताओं और सामाजिक भेदभावों को एक एक करके दूर करते रहे हैं और समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में यह एक और कदम है। सदन को मालूम है कि विरासत में मिले विशेष दर्जे, कार्य या जिम्मेवारी से असंबद्ध विशेषाधिकारों तथा समुचित आधार के बिना ही प्राप्त छूट और सुविधाओं के विरुद्ध देश में तीव्र भावना पाई जाती है। हमने इस प्रकार की निहित स्वार्थ से संबद्ध बातों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। अन्यत्र जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारिक अधिपतियों की आर्थिक शक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसलिए यह न्यायोचित है कि सामंती नरेशों से कहा जाए कि वे भी अपने विशेषाधिकार त्याग दें। महोदय, मुझे आशा है कि नरेश इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हमारे समाज में समतावादी प्रक्रिया चल रही है जो ऊंच नीच और वर्गगत भेदभाव को समाप्त कर रही है। कतिपय शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तनीय और अजेय होती हैं। हम चाहें तो उनकी उपेक्षा करें या उनका सामना करें, जिसका परिणाम होगा कि हम मिट जाएंगे, अथवा हम उन्हें यथार्थ रूप में स्वीकार करें तथा उन्हें कोई दिशा देने का प्रयास करें। मुझे स्वीकार करना होगा कि बहुसंख्यक नरेशों ने दूरदर्शिता से काम लिया है और परिवर्तनों के साथ
सामंजस्य स्थापित किया है और मैं यह भी स्वीकार करूंगी कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीतिक एकता को संभव बनाने में अपना योगदान दिया है। बाद में सद्भावना के साथ प्रयास किए गए कि वे स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार त्याग दें। कुछ ने इसका तत्काल अनुकूल प्रत्युत्तर दिया, लेकिन कुछ अन्यों ने समान रूप से प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे इसका एहसास करने में असफल रहे कि जब किसी आगत क्षण का लाभ न उठाया जाए तो वह फिर लौटकर नहीं आता। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। अगर यह समस्या बातचीत द्वारा हल हो जाती तो मुझे प्रसन्नता होती। कुछ बातचीत हुई भी थी, लेकिन हमारे और उनके विचारों में खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई समान हल नहीं मिल पाया। फिर भी समाधान को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता था। मैं फिर वही कहना चाहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि किसी नरेश या जिस व्यवस्था के वे अंग हैं उसके विरुद्ध हमारे मन में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हमारा झगड़ा, अगर आप उसे झगड़ा ही कहना चाहें, तो एक ऐसी प्रथा के विरुद्ध है जिसकी कोई सार्थकता हमारे या किसी भी अन्य समाज में शेष नहीं रह गई है। हमारे देश में समान धर्मी लोगों के एक महान समुदाय का जन्म हो रहा है और मैं नरेशों का आह्वान करती हूँ कि वे अतीत के प्राधिकारों की जकड़ से छूटकर इस समुदाय में शामिल हो जाएं। एक ऐसा भी समय था जब श्रेष्ठता की माप पद या धन से होती थी, लेकिन आज हमें अपनी योग्यता दिखाने की गुंजाइश बहुत व्यापक, बल्कि मैं कहूँगी कि प्राय असीम हो गई है। मैं सोचती हूँ कि राजभत्ते और विशेषाधिकारों की समाप्ति का यह विधेयक इतिहास की भावना का प्रतीक है।